नमस्कार। आजकल एक सरकार चर्चा में है। आप समझ रहे होंगे केंद्र सरकार। आप समझ सकते हैं किसी राज्य की सरकार, या कर्नाटक में हार जाने वाली बीजेपी की सरकार अथवा बनने वाली कांग्रेस की सरकार। नहीं, वो सरकार नहीं। भारत में उस सरकारों का प्रभाव तो कम, कुछ सरकार उससे भी ज्यादा लंबी चर्चा में रहते हैं। ऐसे ही एक सरकार के बहाने हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में आखिर सरकार का मतलब क्या है। कोई विदेशी अध्येता विद्वान अगर भारत में सरकार का मतलब समझने की कोशिश करे तो वो बड़ी भ्रम की स्थिति में पड़ेगा। किसी गांव में जाएगा तो जमींदार को कोई व्यक्ति कहता मिल जाएगा कि माई बाप, हमारे सरकार, हुजूर, जो कुछ है सब आप ही हमारे हैं। सरकार का प्रयोग वो भी करता है। थोड़ा सा और ऊपर उठिए तो किसी कार्यालय में चले जाइए, वहां अगर फरियादी कोई खड़ा है, माई बाप, सरकार, हुजूर, मालिक, ये सब तो वहां भी सुनने को मिल जाएगा। भारत की अदालतों में, निचली अदालतों में जाइए तो वहां तो बिल्कुल वकीलों, विद्वान अधिवक्ताओं की भाषा यही है, हुजूर। और व्यवहार तो ऐसा कि हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी ही नहीं करना चाहते। तो भारत में सरकार शब्द का मतलब अगर समझना हो तो बड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। एक सरकार बहुत चर्चा में है आजकल इस देश में, वो है बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार की असलियत क्या है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर राय देने का अधिकार हमारा नहीं है। लेकिन इसी बहाने यह समझ लेने का अधिकार और मौका मिल जाता है कि आखिर भारत में सरकार का मतलब भारतीय क्या समझता है। क्यों एक छोटे से गांव से लेकर के एक बड़े स्तर पर केंद्र सरकार, वैश्विक सरकार, ये सरकार शब्द इतना आम प्रचलन में है भारत में कि ये कोई प्रवृत्ति सा लगता है, मनोवृत्ति सा लगता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार लगाते हैं, ऐसे ही भारत में मुख्यमंत्री भी दरबार लगाते हैं। भारत में नौकरशाहों का भी दरबार लगता है, जनता दरबार है। उसी के देखे देखा कुछ माफिया भी दरबार लगाते हैं। तो आखिर ये सरकार और दरबार, ये भारत के लोगों की मानसिकता से बाहर क्यों नहीं हो रहा है। सरकार का मतलब माई बाप कैसे हो जाता है, सरकार का मतलब मालिक कैसे हो जाता है, सरकार का मतलब हुजूर कैसे हो जाता है, सरकार का मतलब माई लॉर्ड कैसे हो जाता है। और गुरु जी भी, कोई आध्यात्मिक गुरु है, वो भी सरकार है। तो आखिर सरकार का मतलब हम क्या समझते हैं और सरकार से अपेक्षा क्या करते हैं। भारत के आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए और इन 75 वर्षों में हमें एक बड़ा संविधान मिला, आजादी मिली, समानता मिली, समता मिली, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, देश का कानून सर्वोत्तम कानून आदेश साबित हुआ, हमने लोकतंत्र चुना, सब कानून के समक्ष समान हैं। इसके बावजूद भारत में इतनी सरकारें कहा, जबकि किताबों में लिखा मिलता है कि केवल 3 स्तर की सरकार है। एक संघ की सरकार, दूसरी प्रांतों की सरकार और तीसरी स्तर की पंचायतों की सरकार। लेकिन यहां तो सरकार कोई संस्था के रूप में तो कम दिखाई देती है, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। भारत में जो संघीय सरकार है उसको भी एक प्रचलन है। हम नेहरू की सरकार कहते हैं, हम इंदिरा जी की सरकार कहते हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार कहते हैं, हम वाजपेयी जी की सरकार कहते हैं, हम मोदी जी की सरकार कहते हैं। थोड़ा सा और बड़ा चिंतन होता है तो हम कांग्रेस की सरकार कहते हैं। थोड़ा दूसरा होगा तो हम वामपंथी सरकार कहेंगे, हम भाजपाई सरकार कहेंगे, हम समाजवादी सरकार कहेंगे। हमने कभी सरकार को अपनी सरकार माना ही नहीं। और जब सरकार शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया तो उसका भाव यह था कि वो हमारे मालिक हैं, हुजूर हैं, माई बाप हैं,
आखिर उस बिहार में लाखों की संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ क्यों आई? आखिर ये भीड़ क्या चाहती है? इस भीड़ के आने का मायने क्या है? भीड़ क्या जानने आई थी, क्या चाहने आई थी? और वह भीड़ ऐसी थी, किसी राजनीतिक रैली की भीड़ नहीं थी। इतनी अधिक भीड़ उस बिहार में जहां जब असली सरकार का चुनाव होता है तो वहां पे मुश्किल से 40 से 45% का मतदान होता है। यानी जब असली सरकार का मतलब यानी गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं उसका चुनाव करना होता है तो मुश्किल से 40 से 45% लोग मतदान में भाग लेते हैं। लेकिन वही जब एक धर्मगुरु जाते हैं तो आखिर उनसे इतनी उम्मीद क्यों है? क्या हम लोकतांत्रिक सरकारों से अपनी उम्मीदें खो चुके हैं, या इन सरकारों से हम पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं, या लोकतांत्रिक शासन पद्धति के द्वारा चुनी गई सरकार में हमारी आस्था कम हो रही है? भारत एक धर्मप्राण देश है। धर्म की चर्चा करने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे ऊपर रहा है। उसको भारत के आम लोगों के मन में राजा का दर्जा दिया गया है। भारत में दैवी राजत्व का सिद्धांत था। राजा को निश्चित रूप से देवता ही माना जाता था और उसे सरकार का दर्जा दिया जाता था। लेकिन लोकतंत्र में तो इस तरह का कोई राजा नहीं है। तो ये सरकारें कहां से आ रही हैं? ये दरबार कहां से लग रहा है? इसका मतलब कुछ और ही है। और बिहार में इसके मायने तो निश्चित रूप से समझे जाने चाहिए, क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का एक बड़ा राज्य है और उसकी आर्थिक स्थिति भारत के अन्य राज्यों से निश्चित रूप से बहुत पिछड़ी हुई है। बिहार में सरकार से जो अपेक्षा है, एक बागेश्वर धाम सरकार से चमत्कार की अपेक्षा है। और उसे लगता है, बिहार की जनता को लगता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा निश्चित रूप से हमारी गरीबी मिटा देंगे, हमारी अशिक्षा मिटा देंगे, हमारे जीवन से दुख मिटा देंगे। एक व्यक्ति में इतनी आस्था कि वह सरकार रूपी संस्था से पूरी तरीके से विमुख होकर के भी बाबा के दरबार में दौड़ी चली आती है, जहां न तो उसे खाने पीने की कोई व्यवस्था है, न तो उसे रहने की व्यवस्था है। वो सब कुछ सहने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि बाबा एक बार उसकी बात सुन ले। और उसे विश्वास भी है, बाबा ने नहीं सुना तो भी उसे विश्वास है कि दरबार में हम जाएंगे तो हमारे ऊपर कुछ कृपा होगी। आखिर जो चुनी हुई सरकारें हैं उनका काम क्या था? यही न कि गरीबी मिटाते, अशिक्षा मिटाते, बदहाली की स्थिति से निकालते। इसके लिए बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरफ क्यों देख रही है जनता? इसे रहनुमाओं को देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखे तो वह दिन दूर नहीं जब मतदान का प्रतिशत और कम हो जाएगा। आप तब भी सफल होंगे, क्योंकि भारत में तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिस्टम है। 5 वोट भी पड़ेगा और उसमें अगर आप 3 वोट पा जाएंगे तो आप विजयी घोषित हो जाएंगे। लेकिन उस विजय का अर्थ क्या होगा आपके लिए? उस तरह सांसद और विधायक बनने का अर्थ क्या होगा आपका, जबकि देश की जनता आप पर भरोसा ही नहीं करेगी? लोकतांत्रिक देश में चुने हुए प्रतिनिधियों पर जब आस्था ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? अभी भी भारत का मन शायद गुलामी से बाहर नहीं निकल पाया। बागेश्वर धाम वाले बाबा के प्रति जो आस्था है वह भारत की प्राचीन परंपरा है। ऋषियों मुनियों के प्रति हमारी आस्था रही है। और निश्चित रूप से जिस ध्यान, यज्ञ, ज्योतिष, ये सब भारत की देन है दुनिया को। भारत में ये जो चमत्कार है ये बहुत अचंभित करने वाला नहीं है। बहुत सारे संत महात्मा भारत में हुए हैं जिनको पूरी दुनिया ने सलाम किया है। नीम करोली बाबा इसमें एक बड़ा उदाहरण बनकर के सामने आए हैं। भारत के आध्यात्म के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हुई है। ये कोई बिरले नहीं। लेकिन जो हमारा विमर्श ये है कि आखिर ये सरकार शब्द के मायने क्या निकाले जाए। हम एक धर्मगुरु को सरकार कह रहे हैं और अपनी ही सरकार, जो वास्तविक सरकार होती है जिसे गवर्नमेंट कहा जाता है, उससे हम दूर जा रहे हैं।
कार्यालयों में बैठने वाले नौकरशाह भी खुद को सरकार कहलवा रहे हैं। राजनीति में बैठा हुआ व्यक्ति भी खुद को सरकार कहलवा रहा है। आखिर सरकार कहलवाना, सरकार होना, दरबार लगाना, आखिर यह लोकतंत्र तो नहीं था। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह शोभा नहीं देता। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो भी कर रहे हैं ये उनका नितांत अलग विषय है, लेकिन बिहार में ये उमड़ी हुई भीड़ और उनको सरकार के नाम से संबोधित करना यह बताता है कि जनता सरकारों से चमत्कार चाहती है। वह अपनी पीड़ा को बताना चाहती है और पीड़ा का शमन भी चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में सरकारें आज तक विफल रही हैं और सरकारों की विफलता भारत को कहीं फिर एक अंधेरी गली में न भेज दे। 2024 का चुनाव आने वाला है। भारत में असली सरकार चुने जाने का मौका आया है। एक बार फिर आपको अपनी सरकार चुनने का मौका मिलने वाला है और वो सरकार जिसकी जिम्मेदारी संविधान ने तय की थी, स्वतंत्रता आंदोलन ने तय की थी, भारत के राजनीतिक चिंतकों ने तय की थी, भारत में आजादी के लिए बलिदान हुए शहीदों ने की थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के बलिदानों का, उसके बाद भी वीर अब्दुल हमीद जैसे नायकों का बलिदान जिस भारत के लिए हुआ था, जिस लोकतांत्रिक सरकार के लिए हुआ था, वह लोकतांत्रिक सरकार भारत के लोगों को इतना निराश क्यों कर रही है कि हमें व्यक्तियों में सरकार तलाशना पड़ रहा है, जबकि सरकार तो एक संस्था है जो सबको बराबर मान करके सबके जीवन में चमत्कार करने का मादा रखती है। भारत के लोगों ने संविधान आत्मार्पित करके रहनुमाओं को, सरकारों को इतने अधिकार दिए हैं कि आप उनका जीवन बदल सके, और 75 वर्षों में हम वो जीवन नहीं बदल सके। आज भी हमारी जनता को भूख के लिए, शिक्षा के लिए, बदहाली के लिए किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना पड़ रहा है। वो कितना दूर हो रहा है, कितना कम हो रहा है, इसमें न जाकर के ये देखने का विषय है कि आखिर वह आस्था बलवती क्यों हो रही है और लोकतांत्रिक सरकारों से आस्था टूट क्यों रही है। यह चिंतन करिए और समझिए।